30% लोगों के पास IIT क्लियर करके अगर नौकरी नहीं है, क्यों रहेगा कोई? काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस वजह से काफ़ी यंग लोग जो हैं इंडिया छोड़ चुके हैं, छोड़ना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं छोड़ने का। भारत में लोगों ने ना सिर्फ करियर बल्कि हायर एजुकेशन के लिए भी दूसरे देशों में जाना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2023 में 2,16,000 लोगों ने परमानेंटली इंडिया छोड़ दिया, जिसमें 4500 HNI थे, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसे आप आम भाषा में मिलियनियर भी कहते हो। और 2024 में अप्रोक्स 4300 HNI का भारत छोड़ने का प्लान था, और दिस ईयर 2025 में ये डेटा आपको और भी ज्यादा दिखाई देने वाला है। If we are facing misery, why should not we leave the citizenship? If I will get the chance there, and which I am thinking about, I will definitely leave the citizenship. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, ऑलमोस्ट 25 लाख लोग किसी न किसी वजह से इंडिया से बाहर रह रहे हैं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज अ डिफरेंट कल्चर, वाइब्रेंट हिस्ट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जियोग्राफी। देन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग टू लेफ्ट इंडिया? कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंट्री को डिफरेंट प्रॉब्लम की वजह से छोड़ सकता है, बट मेजरली हम 3 फैक्टर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम को कवर कर सकते हैं। First is the economical factors, second is the educational factor, and the third is the social factors. Okay, let's move to a first factor, which is the economical factor, जिसके अंदर मेजरली हम 2 चीजों को कवर करने वाले हैं। First is the taxation problem in India, and second is the economical opportunity. According to report, only 2 and 3% people are giving income tax in India, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्वे जैसे कंट्री से, जहाँ पे ऑलमोस्ट 75% पीपल इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए इंडिया में जो इनकम टैक्स बर्डन है पीपल के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर हम बात करें टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स के रूप में हमें इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में हमें GST, कस्टम ड्यूटी और इंश्योरेंस टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर बात करें अदर्स की, तो रोड टैक्स एंड टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं एक टैक्स तो ऐसा है जो आधे लोगों को पता ही नहीं है, जिसे हम साइलेंट टैक्स कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन। हर साल जो आपकी परचेजिंग पावर होती है वो कम होती चली जाती है। इतने सारे टैक्स देने के बाद अगर आप सोचते हो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट 30% टैक्स देना पड़ेगा आपके इंटरेस्ट पे। इतना ही नहीं, अगर आप सोचते हो मैं अपना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा है। वहीं अगर आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो वहाँ पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट 1,25,000 से ज़्यादा है। सो नाउ यू कैन थिंक आपको कितना ज़्यादा और कहाँ का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब पार्ट ऑफ दैट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप 50 लाख की गाड़ी खरीदने वाले हो, जिसके लिए आपको 70 लाख रुपये अर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि 30% डायरेक्ट आप इनकम टैक्स दोगे सरकार को, तो 20 लाख रुपये आप यहाँ पर टैक्स दे दिया। अब 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, तो जिसकी वैल्यू ओनली 25 लाख होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप GST के रूप में 50% टैक्स दोगे। तो 20 लाख आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, 50 लाख में 50% आप टैक्स दोगे, यानी कि 25 लाख। इसके अलावा उसके अंदर पेट्रोल भरवाओगे, जो कि लाइफ टाइम में आप मान के चलो 10 लाख का पेट्रोल भरवाओगे, तो इसके अंदर आप 50% टैक्स दोगे, यानी कि 5 लाख। तो 20 लाख, 25 लाख प्लस 5 लाख, यानी कि 50 लाख आपने टैक्स दिया। और कार की वैल्यू कितनी थी? 25 लाख कार की वैल्यू प्लस 5 लाख पेट्रोल का एक्चुअल में खर्चा, जो कि है 30 लाख। तो आप समझ सकते हो 50 लाख आपने टैक्स दिया 30 लाख की कार खरीदने के लिए, एंड टोटल 80 लाख रुपए आपने खर्च किया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टैक्सेशन इज किलिंग यू। वेल एज यू नो, फिलहाल में ही बजट आया है, काफी ज्यादा रिलीफ मिला है, बट देयर इज आल्सो वन थिंग जो काफी लोगों को नहीं पता है। डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, जो कि अगले 6 महीने या फिर 1 साल में आपको इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ये बोला है टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे, बट जो रेट होगा टैक्सेशन का वो बढ़ने वाला है। सो नाउ यू कैन थिंक जो मिडिल क्लास है वो कितना सफर करने वाला है फ्यूचर में। लेट्स मूव टू अ सेकंड प्रॉब्लम, व्हिच इज अ इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। सपोज कंट्री ए में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं एक काम करने को, और कंट्री बी में 200 रुपये, तो आप कौन सी कंट्री में काम करना पसंद करोगे? अगर आप एक साउंड माइंड के इंसान हो तो ऑफकोर्स कंट्री बी चूज करोगे। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया की जो एवरेज स्किलफुल लोगों की सैलरी थी, यानी कि पैकेज था, वो इन बिटवीन 7 to 9 लाख था। अगर हम कंपेयर करें UK, कनाडा और USA, तो काफी ज्यादा कम था। और ये भी कुछ % लोग ही अर्न करते हैं इंडिया में। जो मेजोरिटी लोग हैं वो 10,000, 15,000, मैक्स टू मैक्स 25 से 30,000 ही अर्न कर पाते हैं इंडिया में, बिकॉज इंडिया में एक काम को करने के लिए काफी ज्यादा लोग अवेलेबल है, जिसकी वजह से उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ लोग इंडिया से बाहर परमानेंटली काम कर रहे हैं, and the reason is because they are getting better opportunity. Okay, let's move to a second factor, which is an educational factor. According to Economic Times, in 2024, almost 30 lakh Indian students are pursuing higher education in abroad, because you know हमारे पास अच्छे colleges ही नहीं है। QS World University Ranking 2025 टॉप 100 में कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं आता,
IIT बॉम्बे 118वें रैंक पे और IIT दिल्ली 150वें रैंक पे आता है। इसके अलावा IIT में जाने के लिए कितना बड़ा कंपटीशन झेलना पड़ता है एज यू नो। और लास्ट ईयर 2024 में ऑलमोस्ट 12 लाख लोगों ने जी मेंस का एग्जाम दिया और सीट कितनी अवेलेबल है, ओनली 1 और 2%। और सेम हाल मेडिकल फील्ड और गवर्नमेंट फील्ड में भी है। और ऊपर से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अपने बेस पे हम कोई जॉब ले ही नहीं सकते क्योंकि हमने कोई स्किल सीखा ही नहीं है। ओके, लेट्स डीप डाउन टू लास्ट फैक्टर विच इज अ सोशल फैक्टर। फर्स्ट इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलो ले देकर आपने इतना सारा टैक्स तो दे दिया, बदले में आपको क्या मिलता है? टूटी फूटे सड़कें, खराब हॉस्पिटल और बेकार स्कूल्स जिसमें आपके बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। फिलहाल में सीए राघव चड्ढा सर का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, टैक्स लाइक इंग्लैंड, सर्विस लाइक सोमानिया। फिलहाल में एक्स आरटीओ के घर में 52 kg सोना और 10 करोड़ कैश मिले हैं। करप्शन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मिडिल क्लास इसके नीचे दब के मरता जा रहा है। एंड सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द पोल्यूशन। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पोल्यूशन का हब बनता जा रहा है। दिल्ली जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 या फिर नंबर 2 पे हमेशा पोल्यूशन के मामले में रहता है। तो आप सोच सकते हो दिल्ली में सांस लेना कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। ऑलमोस्ट 50 सिगरेट रोज पीना जैसा हो गया है। एंड सबसे अजीब बात यह है, इसको अभी तक गवर्नमेंट या फिर लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है। एंड द थर्ड इज सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, जिसका कोई अच्छा हाल नहीं है। निर्भया केस को सॉल्व होने में ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कि रिच एंड पावरफुल लोग उसका एडवांटेज उठा रहे हैं। बस आपको एक ऐसे लिखना है। सो एट अ लास्ट ले देकर एक इंसान जो इंडिया छोड़ सकता है वो इंडिया को छोड़ना चाह रहा है। वेल, आई लव माई कंट्री। जहाँ पे हम अच्छी चीजों को एडमायर करते हैं वहीं कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती तो हमें उसे पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि वो चीज जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो ये था आज की केस स्टडी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक इट प्लीज कमेंट जरूर करें एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।